हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने एक शुरुआत की है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाए और जो भी चीज़ें आंसर राइटिंग के दौरान आपको ध्यान रखनी होती है उनको आपके साथ शेयर किया जाए कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर रखने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, बेस्ट आंसर क्या होता है? वो बेस्ट आंसर ये होता है कि क्वेश्चन ने जो डिमांड करी है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सप्लाई कर दो। और सप्लाई करते टाइम आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से होना चाहिए, फिर उस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए आपके पास फैक्ट होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। और इसलिए इन दोनों चीज़ों के आधार पर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर को सप्लाई करना है। दूसरा, ये तो उस क्वेश्चन की विषय वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, विषय वस्तु, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। लेकिन सर दूसरा आंसर राइटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रस्तुतिकरण, कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास फैक्ट और कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक तो पैराग्राफ अच्छे से छोड़ें, दूसरा आप यहाँ शीर्षक या कह सकते हैं हेडिंग, सब हेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। हेडिंग सब हेडिंग का मतलब शीर्षक उपशीर्षक, ये बहुत ज़रूरी है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। या बिंदुवार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखो ताकि पढ़ने के टाइम मज़ा आ जाए और फ्लो होना चाहिए उत्तर में। और एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसी आधार पर, मान लो पहले किसी क्वेश्चन ने डिमांड की है कि इसको आलोचना व्याख्या करनी है, तो पहले उसकी अच्छाई बताओ, फिर उसकी कमियां बताओ, ठीक है ना। पहले क्या बताओ, उसकी अच्छाई बताओ, फिर उसकी कुछ कमियां, या बोलता हूँ कमियों की बजाय शब्द लिखना चाहिए सीमाएँ बताओ, और सीमाएँ बताई जब उसके आपके सजा समाधान बताओ। तो ऐसे आपका सिक्वेंस होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पहले आपने सीमाएँ बता दी तब फिर उसके अच्छा ये बता रहे हैं और फिर उसके समाधान बता रहे हैं, तो ये अच्छा आंसर नहीं माना जाता। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, और जो मैं दोस्तों आपको यहाँ आंसर राइटिंग का जो तरीका बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसको फ्लो में नहीं लाएंगे। और दोस्तों, आज हम इस आंसर राइटिंग के अंतर्गत डे 2 कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया जाए। डे 2 में मैंने GS3 का क्वेश्चन लिया है। GS3 का क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन मेंस में आया था। GS3 में यूपीएससी 2020 में ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, या 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यूपीएससी ने डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को आपसे पूछा है और उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसको हम थोड़ा फ्रेमिंग करते हैं जीएस थ्रू में कि हमें आंसर लिखना किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है कि क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है आपसे, और क्वेश्चन की क्या समझनी है आपको, सबसे पहले डिमांड। और दोस्तों, डिमांड समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। और क्वेश्चन के पार्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन का पार्ट क्या है दोस्तों, आराम से सुनना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जल्दीबाजी में हमारे पास समय कम होता है और हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, और फिर हम आधा पार्ट लिख के आते हैं, इसलिए नंबर और कम आ जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको कि मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं, और क्या, अब अगला क्वेश्चन है, क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा खराब होती है, आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब मैंने बताया था आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब दो पक्ष लिखने हैं आपके, कि ये बात सही नहीं है और ये बात सही है, यानी कि सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष या सीमाएं वाला पक्ष। यानी कि एक तो इसका पक्ष लेना है और एक इसका पक्ष नहीं लेना है ना। और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, और लेना है तो क्यों लेना है, और फिर अपने लास्ट में सजेशन। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है, एक तो बताना है हमें इन्फ्लेशन क्या है। अगर इस चीज़ को समझ गया तो फिर आप किसी भी उत्तर को बहुत अच्छी तरीके से लिख देंगे। एक क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कुछ इन्फ्लेशन क्या है, दूसरा इन्फ्लेशन क्या इकोनॉमी के लिए सही होती है और कैसे होती है, और तीसरा है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए
नुकसानदायी नुकसानदायी होती है तो कैसे, ठीक है ना, ये लिख दिया। और इसके अलावा ये तो हो गए पार्ट मेन बॉडी के। इसके अलावा मैं निष्कर्ष में क्या लिख दूंगा, निष्कर्ष में कि अगर इन्फ्लेशन है सही है तो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कितना परसेंटेज, कितनी इन्फ्लेशन कितनी हो कि वो सही भी हो और अर्थव्यवस्था के लिए सही सकारात्मक है। तो इसी स्थिति के आधार पर इसको मैं इंट्रोडक्शन में इसको कर दूंगा, मैं निष्कर्ष को इसको इंट्रोडक्शन कर दूंगा, इन्फ्लेशन क्या है, और ये दो पार्ट है इनको मेन बॉडी में, ठीक है दोस्तों, और तीसरा पार्ट है ये कंक्लूजन में। इस तरीके से क्वेश्चन के 3 पार्ट हुए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको समझना है कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन क्या है, इससे क्वेश्चन आज यदि आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के बताया, इन्फ्लेशन आप सभी जानते होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन में आपको दोस्तों कीवर्डों को यूज करना है। जैसे इसमें किस तरीके से मैंने कीवर्डों को यूज किया है, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि देखो इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन क्या है, बाजार की एक सिचुएशन है। तो एक कीवर्ड क्या है, बाजार की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन क्या है, बाजार की एक सिचुएशन है, बाजार की क्या है, एक स्थिति है। तो आपको इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है, लेकिन बहुत अच्छे शब्दों में, नॉर्मली परिभाषा नहीं देनी है। नॉर्मली दे दोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन वस्तुओं सेवाओं की कीमत बढ़ना, ये इन्फ्लेशन होता है। लेकिन उसको अच्छे शब्दों में प्रस्तुत करो कि ताकि उसमें इन्फ्लेशन के कारण भी आ जाए, इन्फ्लेशन क्या है ये भी आ जाए, तब मज़ा आता है। तो देखो मैंने क्या चीज़ लिखी है इसमें कि इन्फ्लेशन बाजार की वह स्थिति है जो वस्तुओं और सेवा, ध्यान रखना, वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति में असंतुलन। एक कारण क्या है, कारण भी बताया, साथ में कारण भी बताया और साथ में इन्फ्लेशन बता रहे हैं। मांग और आपूर्ति में असंतुलन, आगत लागतों में वृद्धि और संरचना में बदलाव। अब आप समझना चाहिए कि मांग और पूर्ति में असंतुलन, ये 3 कारणों के माध्यम से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि बाजार की एक स्थिति है जो मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं में मांग पूर्ति में असंतुलन, आगत लागतों में वृद्धि और संरचनात्मक बदलाव से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। यानी कि मेन परिभाषा तो यह है, लेकिन मैं चूंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को यह दिखाना चाहता हूँ इसके रीजन भी क्या होते हैं, तो कीवर्ड के माध्यम से मैंने इसके रीजन लिखे। कीवर्ड के माध्यम से यानी कि नॉर्मली इन्फ्लेशन की अगर मैं परिभाषा नहीं लिखता तो लिखता वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ में दिक्कत क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से मुद्रास्फीति पूछी है। अगर नहीं पूछता और मैं डायरेक्ट मुद्रास्फीति के बारे में बात करता तो मैं एक लाइन में उसको लिख सकता था कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। परंतु चूंकि मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि उसने अलग से पार्ट में पूछा है क्वेश्चन, और ऐसी स्थिति में यदि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे इसके बारे में एक पैराग्राफ तो अच्छे से लिखना है, और ये पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे इसको बढ़ाना होगा, और मुझे इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन्फ्लेशन के कारण को इसके साथ जोड़ दूंगा। यानी कि इन्फ्लेशन क्या है, एक बाजार की स्थिति है, क्या है, बाजार की स्थिति है जो किसकी वजह से होती है, एक तो डिमांड एंड सप्लाई में असंतुलन। भाई अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा संरचनात्मक बदलाव, जैसे हम कृषि कानून लेके आए हैं या जिसकी वजह से कुछ उत्पादन कम हो गया, या जीएसटी लाएं तो विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। ऐसी स्थिति में वो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो एक तो है डिमांड सप्लाई में असंतुलन वस्तुओं से, और एक अब संरचना मतलब एक लागतों में वृद्धि। जैसे मान लें तेल की कीमत बढ़ गई, तो तेल की कीमत बढ़ गई तो डेफिनेटली कि आप देखा होगा कि परिवहन में जो वाहनों की जो किराया है वो भी बढ़ेगा। यदि तेल की कीमत बढ़ी है तो खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये खाद्यान्न वस्तु की कीमत बढ़ी तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ी। यानी कि बाजार की वह स्थिति जो डिमांड और सप्लाई में असंतुलन या आगतों में वृद्धि की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, और उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। इसलिए मैं इसने इसके रीजन आपको सबको पता होता है, इन्फ्लेशन के 3 रीजन है, उन तीनों रीजनों को दे दो, उनको ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो, उनको पैराग्राफ में डायरेक्ट लिखना है जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा है। तो इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन्फ्लेशन के बारे में। क्या लिखना है दोस्तों, एक तरीका लिखना है इन्फ्लेशन के बारे में। तो इस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि बाजार की वह स्थिति जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति, एक कारण तो हो गया।
दूसरा आगत लागतों में वृद्धि। आगत लागतों, जैसे अगर मान लिया कोई समोसा है और समोसा में आलू लगता है और यदि आलू की कीमत बढ़ी तो ऑब्वियसली समोसे की भी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि समोसे की कीमत बढ़ने का कारण उसका एक कारण हो सकता है कि उसमें जो कच्चा माल लगता है आलू, उसकी कीमत बढ़ी जिसकी वजह से समोसे की कीमत बढ़ गई। दूसरा हो सकता है कि समोसे की डिमांड ज़्यादा हो तो इसलिए भी कीमत बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लेशन इनपुट कॉस्ट की वजह से भी हो सकती है, या इन्फ्लेशन कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है जैसे जीएसटी लेके आए और जीएसटी लेके आए, जैसे विमुद्रीकरण लेके आए और इनकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी में एकदम से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनकी उत्पादन कम हो गया और जिससे उनकी वृद्धि हो गई, उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ नहीं, इसलिए उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। तो इनकी कारणों की वजह से वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और बाजार की इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वस्तु सेवा की जो कीमतों में। देखो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जैसे इसको समझो, जैसे 1 kg यदि आलू है, ये कितने रुपये का आ रहा है? 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये की इतनी वैल्यू है कि 1 kg आलू लेके आ रहा है। लेकिन यदि किसी कारण से उस आलू की 1 kg आलू यानी कि 1 kg आलू यदि 20 रुपये में आ रहा है, कीमत बढ़ गई तो 1 kg आलू 20 रुपये में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु की जो कीमत बढ़ी है, क्योंकि 1 kg आलू की कीमत पहले जो 10 रुपये थी आज वो 20 रुपये हो गई। परंतु जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया की वैल्यू घट गई क्योंकि 10 रुपये की वैल्यू पहले 1 kg आलू तक थी, आज 10 रुपये की वैल्यू आधा kg आलू तक है। समझे आप मेरी बात? यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं इनकी तो क्या कीमत बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, परंतु मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। कैसे? जैसे 1 kg पहले आलू 10 रुपये के आ रहे थे, अब इसकी कीमत बढ़कर 1 kg आलू 20 रुपये का आ रहे हैं। तो आलू की कीमत 20 रुपये हो गई, परंतु जो मुद्रा की वैल्यू पहले 10 रुपये की वैल्यू 1 kg आलू के बराबर थी, आज 10 रुपये की वैल्यू आधा kg आलू के बराबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लगती है, लेकिन आपको पता है कि सभी यहाँ पे इस परिभाषा को जानते होंगे। तो आपको ये परिभाषा इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है, इस तरीके से, तब जाकर के आपको पहला क्या इन्फ्लेशन के इस क्वेश्चन में पहले आपको इसको डिफाइन करना है। एक पार्ट ही हो गया। अब इसके मेन बॉडी वाले पार्ट में जाते हैं। इसके यदि हम मेन बॉडी वाले पार्ट में जाते हैं, दूसरा पार्ट क्या है इसका? मेन बॉडी। अब मेन बॉडी पार्ट में आपको लिखना है कि ध्यान रखना कि ये अच्छी होती है। एक पार्ट लिखना है आपको अच्छी होती है, परंतु कैसी अच्छी होती है? जब ये संतुलित होती है। और कैसी अच्छी होती है? जब मुद्रास्फीति हमारे कंट्रोल में होती है, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण में होती है। यानी महंगाई अगर हो लेकिन नियंत्रण में हो। जैसे कि यदि आपने देखा होगा कि अभी श्रीलंका में 1 किलो दूध 1000 रुपये में आ रहा था, इसका मतलब वो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन यदि भारत में पहले 1 kg दूध 10 रुपये का आया, आज मान लो 15 रुपये तक पहुंच गया, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यानी कि जब तक मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो, संतुलित हो, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं संतुलित मुद्रास्फीति। अब ये संतुलित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, क्योंकि महंगाई भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। कैसे? तो एक तो है इसमें फिलिप वक्र। दोस्तों आपने फिलिप वक्र के बारे में जरूर बताना, क्योंकि फिलिप वक्र क्या कहता है? यदि किसी वस्तु की, फिलिप वक्र कहता है यदि किसी वस्तु की, मतलब ये प्राइस है, यदि किसी वस्तु की यदि प्राइस बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी घटती जाती है, बेरोजगारी घटती जाती है। यदि प्राइस बढ़ रही है तो बेरोजगारी घटती जाती है। ये बात कौन कहता है? फिलिप वक्र। फिलिप बोलता है कि जो मुद्रास्फीति है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो डेफिनेटली है कि जो उत्पादक है वो उत्पादन ज़्यादा करेगा, क्योंकि उत्पादक को तो अच्छी कीमत मिल रही है। भाई कोई विक्रेता है या उत्पादक है, कोई वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगा। तो उत्पादक क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु की कीमत क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु की उत्पादन करेगा, और इससे उस वस्तु की कीमत अगर अच्छी है तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, और उत्पादन ज़्यादा करेगा तो आपको पता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। और यदि रोजगार बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या घटेगी? बेरोजगारी घटेगी। तो इसलिए अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेशन है वो अच्छी है इकोनॉमी की, क्योंकि वो बेरोजगारी की दर को घटा देती है। तो एक तो हमने पक्ष लिखा,
क्योंकि मुझे पक्ष लेना था कि इकोनॉमी के लिए एक इन्फ्लेशन अच्छी होती है। उसका एक रीज़न क्या है, ये बेरोजगारी को कम करती है, और इसका फैक्ट क्या है, फिलिप बकर ऐसा कहता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से मैंने लिख दिया। दूसरा बात कि देखो, आपको पता है यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, अगर वस्तुओं की सेवाओं की कीमत बढ़ेंगी, अगर मान लें कि भारत में मोबाइल की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और इसलिए इनकी इनकी क्यों ज़्यादा है, क्यों, और इनकी प्राइस भी ठीक ठाक है, तो ऐसी स्थिति में निवेशक होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा निवेश करेंगे, क्योंकि निवेशक को ज़्यादा ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा निवेश आएगा। तो किसी भी इकोनॉमी में निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा कारण क्या है, निवेश को आकर्षित करने के लिए। लेकिन दोस्तों जस्टिफिकेशन देना है। पहला कारण क्या है, बेरोजगारी के लिए। इनको आप हेडिंग भी दे सकते हो कि कैसे जरूरी है, बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए। एग्जाम्पल क्या देना है, फिलिप बकर। दूसरा, लेकिन आपको समझाना है कैसे फिलिप बकर। जैसा कि मैंने बताया कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से उत्पादक ज़्यादा उत्पादन करेगा और इससे उसके आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी। दूसरा कारण, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। तो निवेशक आकर्षित कर दिया मैंने। मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस है वो बढ़ रही है, इसका मतलब उत्पादक को ज़्यादा लाभ होगा, उत्पादक ज़्यादा निवेश करेगा, इस मीन्स इन्वेस्टर को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, और जब निवेशक ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो भारतीय मार्केट में निवेश आएगा और इससे आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी। अर्थात निवेशकों में वृद्धि करने के लिए हमें मुद्रास्फीति की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर मान लें कि मुद्रास्फीति बढ़ी है, इसका मतलब किसकी वजह से बढ़ी है, जैसे मान लें अगर समोसे की कीमत बढ़ी है, मैंने बताया समोसे की कीमत बढ़ी है, किसकी वजह से, आलू की वजह से। तो ऐसी स्थिति में इनपुट उत्पादक होते हैं, और ज़्यादातर इनपुट क्या होते हैं, कच्चे माल क्या होता है, मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ होता है। तो कृषि एवं उसके अलाइड सेक्टर होते हैं, उनकी कीमतें अच्छी हो जाती हैं। तो अगर इन्फ्लेशन आगत जनित है, यानी कि आगत की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है, उसकी भी आय में वृद्धि होगी, अर्थात हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। यदि हम आलू की कीमत दोगुनी कर देते हैं और उसकी वजह से यदि समोसे की कीमत दोगुनी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी। तो इसलिए भी कृषि की इनकम को दोगुना करने के लिए डेफिनेटली है कि हमें थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि लेकिन किस कारण से महंगाई, आगत, कच्चे माल की वजह से, तब जा करके वो इन्फ्लेशन अच्छी रहती है। तो अभी हमें 4 पक्ष दिया, पहले आगत, लागत की वजह से, 3 है। चौथा कारण एक और, जितना ज़्यादा पॉइंट देंगे अच्छी बात है, लेकिन छोटे देना, क्योंकि क्वेश्चन की अपनी लिमिट होती है। चौथा कारण, आपको पता है विकासशील जो देश है, जैसे भारत है, जितने अफ्रीकन कंट्री है, सारे विकासशील देश हैं, इनमें आपको पता है जितनी रोजगार, ऑब्वियसली कि जो भारत जैसा देश है इसके लिए अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसमें आर्थिक क्रियाकलापों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्फ्लेशन रहना जरूरी है, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो कोई निवेश नहीं करेगा, और निवेश नहीं करेगा तो बेरोजगारी या आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होंगे। इसलिए विकासशील देशों के आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए भी इन्फ्लेशन जरूरी है। तो क्वेश्चन का एक पक्ष कि क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, तो हाँ, मैंने पक्ष लिया कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, लेकिन वो इन्फ्लेशन कैसे होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अब संतुलित इन्फ्लेशन का मतलब है जो किसी देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जिसे नियंत्रण किया जा सके, जो उस देश के रिजर्व बैंक या उस देश की वित्तीय नीति या राजकोषीय नीति से नियंत्रित हो सकती है, उसे बोलते हैं हम संतुलित। और क्यों ज़रूरी है, बेरोजगारी को कम करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, आगत लागत बढ़ने से जो कृषि जनित उत्पाद हैं उनकी कीमतें बढ़ने से किसानों की आय अच्छी जाएगी, और ज़्यादा विकासशील देशों के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में ज़्यादा कंपनियां निवेश क्यों कर रही है, क्योंकि भारत में जैसे विकसित देशों में इन्फ्लेशन की अगर दर देखोगे तो मुश्किल से 3% होती है, जबकि भारत में 6% 9% तक है। तो ऑब्वियसली है कोई भी निवेशक होगा वो विकसित देशों में जाने से ज़्यादा बेहतर है वो विकासशील देशों में आएगा, क्योंकि यहाँ उनको वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अच्छी मिलेंगी, और ऐसी स्थिति में विकासशील देशों में निवेश ज़्यादा बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में विकासशील देशों की आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे और इससे उनका डेवलपमेंट होगा, अर्थात विकासशील देशों के विकास के लिए। तो दोस्तों मैंने इसमें 2 पहलू करा,
4 हेडिंग दीजिए। मैंने इसको क्या पैराग्राफ पॉइंट बाय लिखा, आप इसको और अच्छा करने के लिए डेफिनेटली इसको लिखो कि विकासशील देशों के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, फिर इसको पूरा डिटेल से लिखना है अंदर, यानी 4 आपको हेडिंग देनी है। जैसे दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो पहला देना है सही क्यों रहती है, तो इसमें 1 दे दिया आपने 1 दे दिया बेरोजगारी को कम करने के लिए, ठीक है ना, इसमें आपको डिटेल देनी है, फिर वो मैंने बताई वो दो। दूसरा आपको देना है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। तीसरा आपको देना है प्राथमिक क्षेत्रों की इनकम के लिए, आवृत्ति के लिए। और चौथा आपको देना है विकासशील देशों के आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए, आर्थिक कलापों को बढ़ाने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन का 2 पार्ट खत्म किए। पहला इन्फ्लेशन क्या है, दूसरा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए सही होती है। परंतु अब मुझे पैराग्राफ को जोड़ते हो जाना है। देखो परंतु से मैंने पैराग्राफ जोड़ा, अब मैं दूसरे पार्ट पे जा रहा हूँ कि देखो परंतु यदि मुद्रास्फीति अनियंत्रित और असंतुलित हो जाती है तो वह अर्थव्यवस्था का नकारात्मक संकेतक होती है। क्यों? क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लग जाती है, जैसे यदि समोसे की कीमत 10 से बढ़कर 11 रुपये हो जाती है तो लोग खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि समोसे की कीमत 10 से बढ़कर 20 रुपये हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो लोग इसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मांग कम कर देंगे। और जैसे इसकी मांग कम होगी, आपको पता है उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बेरोजगारी कम हो जाएगी। अर्थात फिलिप बकरन ने जो बात बोली थी, फिलिप ने जो बात बोली थी वो एक सीमा तक ही सही है। यदि इन्फ्लेशन एक सीमा तक बढ़ती है तब तक ठीक है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए नुकसानदायी होती है और बेरोजगारी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो एक क्या कर सकता है, दूसरा हमें लिखना है बेरोजगारी को बढ़ा देती है, लेकिन आपको इसमें जस्टिफिकेशन देना है। नकारात्मक पहला काम क्या है, ये बेरोजगारी को बढ़ा देती है, लेकिन लिखना है अनियंत्रित होती है तो। ठीक है, दूसरा भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बीओपी पे। क्योंकि देखो यदि कोई वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ऐसी स्थिति, जैसे भारत में प्याज की कीमत बढ़ करके 60 रुपये हो गई, तो इस कीमत को संतुलन करने के लिए हम दूसरे देश से प्याज का क्या करेंगे, आयात करेंगे। और प्याज का आयात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा बीओपी बैलेंस, आयात ज़्यादा होगा तो आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में आयात बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरी, आपको पता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति में हमारी मुद्रा की जो वैल्यू है वो भी कम होती है, और मुद्रा की जब वैल्यू कम होती है तो हम दूसरे देशों से जो वस्तुएं खरीदते हैं उसमें हमें ज़्यादा मुद्रा चुकानी पड़ती है, यानी कि मुद्रा अवमूल्यन बढ़ेगा। या डायरेक्ट ले सकते हैं, एक ले सकते हैं मुद्रा अवमूल्यन। ठीक है, दूसरा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको पता है एक टाइम के बाद डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोग खरीदना कम कर देंगे, और जब खरीदना कम हो जाएगा तो इन्वेस्ट भी घट जाएगा। तो ये लंबे टाइम के लिए अगर ये बढ़ती रही तो अगर लंबे टाइम के लिए किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही, जैसे श्रीलंका में देख लो, श्रीलंका में निवेशक नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा संतुलन बहुत खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो उस देश के लिए नुकसानदायी होती है, यानी कि निवेश भी घट जाएगा यदि लंबे टाइम तक इन्फ्लेशन बनी रही। या अब होता है आर्थिक संबंध, यानी कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर महंगाई बढ़ती है तो इसमें उत्पादक, व्यापारी, इनको तो फायदा होता है, जो उपभोक्ता होता है इनको नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक तो कम ही लोग होते हैं, व्यापारी कम ही लोग होते हैं, और पूरी जनता क्या होती है, आम जनता, वो होती है उपभोक्ता। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, इनको ज़्यादा फायदा होगा, इनको फायदा इनको नुकसान, और ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में असमानता बढ़ जाएगी, यानी व्यापारी उत्पादकों को फायदा होगा, आम जनता को नुकसान होगा। तो व्यापारी और उत्पादक ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, आम जनता की इनकम घट जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, क्रय शक्ति क्षमता कम होगी। क्यों? क्योंकि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो ऐसी स्थिति में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो दुनिया
पान पे क्योंकि अब किसी को रोटी खानी है तो खर्च करना ही पड़ेगा, अगर किसी को पानी पीना है या किसी को बेसिक नीड्स पूरी करनी है तो खर्च उसको करना ही पड़ता है। और यदि बहुत ज़्यादा महंगी होगी तब भी वो बेसिक चीज़ खरीदने के लिए उसको खर्च करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति पहले अपना खर्च बचा करके शिक्षा और स्वास्थ्य पे करता था, अब वो पैसे को उसकी बजाय खाने पर करेगा, तो महंगाई की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश भी घटेगा उस व्यक्ति का। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कम स्किल होगा, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और हमारे जनसांख्यिकी के लाभांश पे भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। समझ गए? ये पॉइंट कहीं नहीं मिलते आपसे, वैसे ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक, ये अगर निरंतर बढ़ती रही तो इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बेरोजगारी को बढ़ा देती है, बेरोजगारी को बढ़ा देती है। दूसरा, निवेश करता है। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चौथा, आपको लिखना है अवमूल्यन। पांचवा, असमानता। और छठा हम कह सकते हैं क्रय शक्ति। और लास्ट में मंदी की स्थिति भी ला सकती है, इकोनॉमी की आर्थिक गति को भी रोक सकती है। तो ये इसके नैतिक पॉइंट लिखे। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन में इन दोनों चीज़ों का आपको संतुलन रखना है। जितने आपने इसको लिखा है कि इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन एक सीमा तक सही होती है, उसके 4-5 कारण लिख दिए, और एक सीमा से अधिक होने के बाद ये गलत होती है और उसके में सही नहीं होती, और उसके मैंने 4-5 पॉइंट आपको बता दिया। अब आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है कि देखो, मुद्रास्फीति का संतुलन रहना ही अर्थव्यवस्था के सकारात्मक का संकेत। यानी मुद्रास्फीति यदि हमारे लिए संतुलन है, और संतुलन क्या है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए मतलब 4 से अगर 10% तक है तो ठीक है। क्योंकि विकासशील देशों में जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जैसे अमेरिका विकसित देश, और विकसित देशों में वस्तुओं की मांग एक सीमा तक रुक जाती है, सभी के घर में एसी, फ्रिज, कूलर सबके घर में। जबकि भारत में ये चीज़ें हर घर में नहीं है। लोगों की डिमांड जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, जो आदमी पहले कूलर में रहता था उसकी जैसी इनकम बढ़ेगी वो एसी में रहेगा। तो भारत में इनकम बढ़ती जाएगी तो उसकी डिमांड, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए गरीब देशों में या विकासशील देशों में डिमांड ज़्यादा होती है तो सामान्यतः महंगाई भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर 4 से 10% तक इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो विकासशील देशों में ठीक है, और विकसित देशों में इसका अनुपात 3 से 5% तक रहता है। लेकिन 10 से ज़्यादा बढ़ने पर, यानी 15-20 इतनी बढ़ गई तो वो असंतुलित मानी जाती है। भारत में 4 ± 2 को संतुलित माना गया है, यानी 2 से लेकर के 6 तक। अगर इन्फ्लेशन देखो 2 से कम हो गई, अगर वस्तु बहुत सस्ती हो गई तो उत्पादन नहीं करेंगे तो भी इकोनॉमी के लिए नुकसान है, और अगर वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो जो उपभोक्ता है वो उसको खरीदेगा नहीं, तो वो भी बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि मुद्रास्फीति क्या है, फिर ये अर्थव्यवस्था के लिए किस तरीके से सही रहती है, उसको जस्टिफिकेशन के लिए मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। इसके बाद ये मुद्रास्फीति के लिए किस तरीके से सही नहीं रहती, लेकिन कौन सी सिचुएशन, जब ये अनियंत्रित और असंतुलित हो, फिर उसके 5 पॉइंट बता दिए। इसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि देखो, मुद्रास्फीति यदि अर्थव्यवस्था संतुलित है तो अर्थव्यवस्था के लिए सही है, और भारत में इसकी संतुलित यानी इसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति के बारे में आप जानते हैं। मौद्रिक नीति समिति निर्धारित करती है कि मुद्रास्फीति की कितना लक्ष्य रखना चाहिए, और उसने भारत में इसमें 4 से ±2 अर्थात 2 से लेकर के 6 तक मुद्रास्फीति को रखा है। और तथा इसके वो है मौद्रिक और यदि मुद्रास्फीति को संतुलन रखना है तो इसके लिए भारत मौद्रिक और राजकोषीय नीति का संचालन करता है। मौद्रिक नीति का संचालन RBI करता है और राजकोषीय नीति का संचालन सरकार करती है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिन स्टूडेंटों ने पहले बेसिक पढ़ा हुआ। अगर कोई स्टूडेंट जो पहली बार, जिसने पहले बेसिक को, इन्फ्लेशन को भी नहीं जानता और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति को नहीं जानता, तो वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा। अगर उसने बेसिक पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से दे देगा। मेरा इस वीडियो में ये उद्देश्य था कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को लिखना है। बाकी आपको सब पता है, आपको मुद्रास्फीति के बारे में पता होगा। मुद्रास्फीति अच्छी है तो क्यों है अच्छी है उसके बारे में पता है, और मुद्रास्फीति अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है इसके बारे में भी आपको पता है। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आपको उत्तर की क्या कराई जाए, एक फॉर्मेटिंग कराई जाए, उत्तर लेखन आपको सिखाया जाए कि किस तरीके से अच्छा उत्तर लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने आप देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर लिखा है मैंने मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बता दिया इसमें पैराग्राफ में आपको, ये पूरा पैराग्राफ में आपको मुद्रास्फीति के बारे में बता दिया गया। उसके बाद दूसरा पक्ष है ये आलोचनात्मक परीक्षण करवा रहा है, यानी कि आपको जस्टिफाई करना है कि यह सही भी है या सही नहीं है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है। तो पहले मैंने बोला कि यदि संतुलन में है
तो मुद्रास्फीति सही है। क्यों सही है उसके मैं 4-5 पॉइंट दिए आपको, ठीक है ना। जैसे ये 4-5 पॉइंट हो गए, लेकिन दूसरा पक्ष भी लिखना है, परंतु यदि असंतुलित और अनियंत्रित हो जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेतक है, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इससे कीमत की मांग बढ़ जाती है, इससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, बीओपी पे नकारात्मक संतुलन पड़ता है, मुद्रा मूलन होती है, निवेश घटता है, आर्थिक असमानता बढ़ती है और क्रय शक्ति। लेकिन दोस्तों जितने भी ये हेडिंग सब हेडिंग आप लिख रहे हैं इनको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन लिखो, कैसे क्रय शक्ति कैसे घटेगी, निवेश कैसे घटेगा। इसको लिखने के बाद फिर आपको कंक्लूजन में लिखना है कि मुद्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति संतुलित है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, और संतुलित की जिम्मेदारी अब इसको भारत के संदर्भ में दिखाना है, थोड़ा सा भारत के संदर्भ में दिखाना है। हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन भारत के संदर्भ में दिखाना है कि भारत में 4 ± 2 को संतुलित माना गया है, और संतुलित बनाए रखने के लिए आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति और सरकार अपनी राजकोषीय नीतियों का सहारा लेती है। ये है मुद्रास्फीति से जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इस तरीके से आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि मैं संक्षिप्त में फिर फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ आपको। एक देना है आपको इंट्रो में लिखना है आपको कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी में लिखना है कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, अच्छी शब्द की बजाय लिखना है सकारात्मक संकेत है। तो क्यों, इसके 4 पॉइंट लिखने हैं आपको जो मैंने बताए, ठीक है ना, 4-5 पॉइंट जितनी भी आए। फिर दूसरा पैराग्राफ चेंज करने के लिए नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेत है यदि कैसी हो, ये असंतुलित। अब कैसे है मैं इसके भी आपको कारण बताएं, इसको हेडिंग दे या टॉपिक वाइज दे सकते हैं, या आप बिंदुवार लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पॉइंट हो गए, और इसके बाद मैंने आपको बताया निष्कर्ष, और निष्कर्ष में मैंने इसके भारत की इन्फ्लेशन है इंडिया के संदर्भ में उसको इसमें बता दिया है। इस तरीके से आपको बताना है। यदि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है दोस्तों, और अच्छे से धैर्य से, मैं आपको जस्ट देखो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मुझे अब 7 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने कम से कम 30 मिनट तक का इसमें शामिल लिया है। लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग कर रहा हूँ आपके साथ मेंस के आंसर राइटिंग की, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम की जो सबसे बड़ी कमी रहती है कि उसको आंसर किस तरीके से बेस्ट लिखा जाए। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट क्या करता है, इन कीवर्डों को फटाफट लिख देता है और क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है और वो नंबर भी लेके चला जाता है। हिंदी मीडियम वाला इन कीवर्डों को देख ही नहीं पाता, बहुत सारे लोग इनको देख नहीं पाते, और जो देख पाते हैं वो करके निकल जाते हैं। तो आपको इसके कीवर्डों पे जरूर ध्यान रखना है, जो भी कीवर्ड है, बेरोजगारी वाला, फिर उसके बाद ये निवेशकों को, फिर उसके बाद ये जितने भी कीवर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं को हेडिंग देनी है और फिर छोटा छोटा सा इनका एक्सप्लेनेशन देना है, जस्टिफिकेशन देना है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप 5+ मार्क्स ला सकते हो आराम से, 5+ या 5-6 तक पहुंच सकते हो। 6 तक मार्क्स अगर किसी 10 नंबर के क्वेश्चन में से यदि आप 6 नंबर ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आप एक अच्छे आंसर तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे आप अच्छा करेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।